हाँ जी, जैसे ही हम एक इस व्यू को देखते हैं, इस एक ही पिक्चर में हमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ दिखाई देती हैं, जिसमें स्थायी सभापति हैं, इतनी सारी समितियाँ हैं, बीच में नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव के साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पर प्रारूप समिति के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें इसके साथ स्रोत हैं, संवैधानिक सलाहकार हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद कुछ सवाल हमारे मन में आना चाहिए, आखिर इस एक पिक्चर में, एक दृश्य में अ, दिखाना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है? तो ये जो एक पिक्चर है संविधान सभा भवन नई दिल्ली की, यानी ये एक पिक्चर आपको विजुअलाइज़ करवाने के लिए, आपको ये महसूस करवाने के लिए काफ़ी है कि जो हमारा संविधान जो बना था, संविधान सभा ने जो संविधान का निर्माण किया था, उसकी कार्यवाही किस तरीके से आगे बढ़ी थी। आखिर संविधान सभा को 11 सत्र में लगभग 3 साल का समय लेकर इतनी सारी समितियों का निर्माण करने के बाद, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद इतना उत्कृष्ट संविधान हमें दिया, उसको विजुअलाइज़ करने के लिए आप इस एक पिक्चर से महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। हमने बात की थी कि संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम 4 भागों में विभक्त करेंगे: संविधान सभा, उद्देश्य, कार्यवाही और स्रोत। तो संविधान सभा के बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा, जाना कि किस तरीके से हमने संविधान सभा का निर्माण हुआ। आज हम उद्देश्य, कार्रवाई और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कैबिनेट मिशन योजना के साथ भारत के संविधान सभा का निर्माण हो चुका था, जिसमें 389 389 जो टोटल सदस्य थे वो थे। लेकिन जैसे ही संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू किया, जो पहला सत्र था वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक चला था, लेकिन पहले ही सत्र में मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया था और जो 93 देशी रियासतें थीं, उन्होंने भी इस संविधान सभा के साथ काम करने का भी निर्णय नहीं लिया था। यानी सिर्फ 207 सदस्यों के साथ ही संविधान सभा ने अपनी कार्यवाही शुरू की थी। चलिए सत्रों के साथ हम इनको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो 9 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। पहले सत्र में क्या-क्या हुआ? 207 सदस्य उपस्थित हुए, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया। इसी तरीके से 9 दिसंबर को फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ यानी सबसे अधिक उम्र के जो सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया, यानी 9 दिसंबर को। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए और उसके बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया सदन के सामने। हम उद्देश्य के प्रस्ताव के बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था। इसको हम डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा, पहले सत्र में 9 से 23 दिसंबर तक क्या हुआ कि अस्थायी सभापति चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर को स्थायी सभापति चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो इस सभा के सामने प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या था उसको हम अभी डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा संचालन समिति, नियम समिति और कुछ अन्य समितियों का निर्माण भी किया गया। तो आप देखेंगे संचालन समिति जो है वो कहां से है? स्थायी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। प्रक्रिया नियम समिति जो है इसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था सदन के सामने, उसके कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने हैं। तो संविधान सभा भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी, ऐसा उसमें लिखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के कितने अंग होंगे, भारत के साथ कौन कौन से हिस्से उसके साथ शामिल होंगे, ये संविधान सभा उसको घोषित करेगी। उनकी सीमाएं घोषित करेगी। उन राज्यों को जो उस केंद्र के साथ यानी भारत के साथ जो भी उस समय के प्रांत शामिल होंगे, उनको क्या क्या शक्ति आगे जाके मिलेंगी, वो संविधान सभा जो है वो डिसाइड करेगी। भारतीयों को उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे अधिकार जनता को दिए जाएंगे, ऐसा भी उसमें था। दूसरा, भारत की शक्ति, भारत की सरकार, सरकार के सभी अंग, उन सभी का जो माध्यम होगा वो भारत की जनता होगी।
ऐसा उसमें लिखा गया था। अल्पसंख्यक जो है, पिछड़े वर्ग जो है, जनजातीय जो क्षेत्र हैं, उन सभी को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा भी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था। संघ की एकता का ध्यान रखा जाएगा और संघ की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए भी संविधान सभा कदम उठाएगी, ऐसा उसमें था। इसके महत्व क्या थे, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के महत्व क्या थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की वैचारिक नींव थी। इसका मतलब संविधान सभा ने जब जब जिस भी तरीके से जो विचार किया, संविधान बनाने के जिस भी आयाम पर विचार किया, उस आयाम के मध्य में उस आयाम का जो आधार था वो ये उद्देश्य प्रस्ताव था। यानी उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण किया गया। दूसरा, आज की जो संविधान है, उस संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना का आधार भी ये उद्देश्य प्रस्ताव ही है। तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हमने डिस्कस की। उसके बाद संविधान सभा का दूसरा सत्र शुरू होता है। दूसरा सत्र 20 से 25 जनवरी तक चलता है। तो इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा होती है और आखिरकार 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। तो संविधान सभा 22 जनवरी को इसको स्वीकार करती है। उसके बाद संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रांतीय संविधान समिति, इस तरीके से और बहुत सारी समितियों का निर्माण कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिए जाते हैं। 25 जनवरी को एच.सी. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए, पहले उपाध्यक्ष। इसका मतलब संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। तो पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 उपाध्यक्ष थे। इसमें पहले उपाध्यक्ष कौन चुने गए? एच.सी. मुखर्जी चुने गए। ठीक है। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों की समिति, यानी राज्यों से समझौता करने वाली समिति, इन सभी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आप यहाँ देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये समितियां थी। हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी समितियां थी जो संविधान सभा ने निर्मित की थी। हम उसको एक बार सारी समितियों पर एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में 4 समितियों का निर्माण हुआ था। संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति। तो इनके नाम से आप इसके काम को पहचान सकते हैं कि किस समिति का काम क्या था। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भी 4 समितियां थी। संघ शक्ति समिति, यानी संघ को कैसे शक्ति दी जाएगी उसकी समिति। संघ संविधान समिति, यानी संघ का संविधान कैसा होगा, जो केंद्र होगा, भारत जो राष्ट्र का केंद्र होगा उसकी संविधान कैसा होगा, इसके बारे में समिति थी। राज्यों से समझौता करने वाली, यानी उस समय के जो देशी रियासतें थी, ब्रिटिश प्रांत थे, वो सभी, उन सभी से किस तरीके से समझौता किया जाए, इसकी समिति थी। और उसके बाद जो प्रारूप संविधान पेश जो किया जाएगा उसके बारे में जांच करने की जो समिति थी, उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 2 समितियों का निर्माण हुआ। पहली थी प्रांतीय संविधान समिति, यानी भारत राष्ट्र के साथ जो प्रांत होंगे, जैसे आज के जो राज्य हैं, तो उन प्रांतों को किस तरीके का संविधान उनके लिए होगा, मतलब संविधान में उनके लिए क्या होगा, इसकी समिति थी। उसके अलावा सलाहकार या सलाहकार समिति को परामर्शदाता समिति भी कहते हैं। इस समिति की कुछ उप समितियां थी। जैसे पहली मौलिक अधिकार समिति, तो मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यकों के लिए जो समिति थी उसकी एच.सी. मुखर्जी। जनजातीय क्षेत्रों के लिए गोपीनाथ बोरदोलोई और आंशिक क्षेत्रों के लिए ए.वी. ठक्कर इनके अध्यक्ष थे। यानी सलाहकार और परामर्शदाता जो समिति थी उनके कुछ उप समितियां थी। इसी तरीके से हम यहाँ अगर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू की 4 समितियां थी। उसके बाद ये दोनों समितियां ये वल्लभ भाई पटेल हैं, तो वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति और दूसरा परामर्शदाता समिति, यानी ये इनकी अध्यक्षता में 2 समितियां थी। उसके अलावा कुछ अन्य समितियां थी। तो अन्य समितियों में एस वरदाचारी, एस के डार और नलिनी रंजन जो सरकार है, इनमें एक विशेषता थी जो हमने यहाँ पर लिखा, जो कि संविधान के सदस्य नहीं थे। मतलब ये तीनों ही ऐसे थे कि ये समितियों के अध्यक्ष तो थे लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो एस वरदाचारी के पास सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता 2 समितियां थी। एस के डार के पास भाषाई प्रांत आयोग था। नलिनी रंजन दास के पास संघीय संविधान की विधि प्रावधान की समिति थी। इसके अलावा ये सभी जो है, ये अन्य समितियां जो हैं, इनमें अल्लादी कृष्ण अय्यर क्रेडेंशियल समिति थी। बी पट्टाधी रमैया जो है, इनके पास सदन समिति और आयुक्तों के प्रांत संबंधी जो समिति है वो थी। डॉक्टर के एम मुंशी के पास कार्य संचालन समिति थी। जीवी मावलंकर के पास संविधान
सभा के कार्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे। उषानाथ सेन के पास प्रेस और दीर्घा समिति थी। इसके अलावा जो प्रारूप समिति थी, तो जो प्रारूप समिति है यानी ये प्रारूप समिति, अब प्रारूप समिति की एक विशेषता है, आप अगर देखें सभी जो समितियां हैं सभी आकर खत्म होती है प्रारूप समिति पर, यानी चाहे वो संघ समिति हो, चाहे वो संघीय समिति हो, चाहे वो संचालन समिति हो, सबका जो आके खत्म होती है प्रारूप समिति के पास। इसका मतलब जो प्रारूप समिति थी वो एक ऐसी समिति थी, यानी ये सारी समितियां अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको पेश करेगी, प्रारूप समिति को। यानी प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इसके 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर जो है, अल्लादी कृष्ण अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा एन माधव राव जो है उन्होंने बीएल मित्र की जगह ली थी, क्योंकि इन्होंने बीच में त्याग पत्र दे दिया था। इसके अलावा टीटी कृष्णामाचारी जो है वो डीपी खेतान की जगह आए थे, क्योंकि उनके बीच में ही मृत्यु हो गई थी। इसका मतलब जो प्रारूप समिति है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका काम क्या था कि जितनी भी जो समितियां थी, इन समितियों को अपनी अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रारूप समिति को देनी थी। तो प्रारूप समिति उन सभी रिपोर्ट के आधार पर संविधान का एक मसौदा तैयार करेगी। फिर जो मसौदा होगा उसको संविधान सभा के सामने रखा जाएगा। फिर उस मसौदे पर चर्चा होगी और इस तरीके से उसमें संशोधन करते करते अंत में जो संविधान है वो बनेगा। ये इस समिति की थी। इसके अलावा जो तीसरा सत्र है वो शुरू हुआ 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को। इसमें जितने भी समितियां थी उनके कार्यों पर चर्चा हुई। ऐसा पहली बार हुआ कि 6 देशी रियासतें, जैसा कि आपने यहाँ देखा मुस्लिम लीग और जो 93 देशी रियासतें थी वो इससे अलग चल रही थी। तो तीसरा जो सत्र था, तीसरे सत्र में 6 देशी रियासतों ने, जिनमें बड़ौदा, बीकानेर, जयपुर, रीवा, पटियाला, उदयपुर, इन्होंने अपने सदस्य सभा में भेजे, यानी उन्होंने समर्थन कर दिया था। उसके अलावा फिर चौथा जो सत्र था, चौथा सत्र वो 14 से 31 जुलाई 1947 तक चला। अब आप देखिए तारीखों के हिसाब से 14 से 31 जुलाई, इसका मतलब जो माउंटबेटन योजना थी, यानी जो 3 जून 1947 को लागू हुई माउंटबेटन योजना, जिसके आधार पर भारत के 2 हिस्से हो गए थे। भारत 2 देशों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान। तो इस तरीके से जब हम देखें तो यहाँ पर 389 जो सदस्य थे संविधान के, उनमें से मुस्लिम लीग और 23 देशी रियासतें जो थी वो अलग हो गई थी, बाकी भारत अलग हो गया था। इसका मतलब जो भारत की संविधान सभा थी उसके सदस्य भी कम हो गए थे। वो 389 से घटकर 299 रह गए थे। जो 93 देशी रियासतें जिनमें से 23 मुस्लिम लीग के साथ चली गई, इसका मतलब 70 जो थी वो भारत के साथ आ गई थी। इसके अलावा जो संविधान सभा थी, अब उसको पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया। मतलब अब वो अपने जो डिसीजन है वो अपने मर्जी से ले सकती थी। उसके अलावा संविधान सभा जो है अब विधायिका का भी काम करेगी। मतलब संविधान सभा को अब संविधान बनाने के साथ साथ भारत की संसद के रूप में भी काम करना था, ऐसा इसमें था। वीटी कृष्णामाचारी सभा के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए। जैसा कि हमने कहा इसके 2 उपाध्यक्ष थे, पहले पहले चुन दिए गए थे, अब वीटी कृष्णामाचारी जो है वो दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए और 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपना लिया गया। तो इसी तरीके से जो 5वां सत्र है वो 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला। 5वें सत्र की एक विशेषता थी कि स्वतंत्र भारत का पहला सत्र था ये। स्वतंत्र भारत मतलब भारत 15 अगस्त को जो है वो स्वतंत्र हो गया था। तो ये 14 से 30 अगस्त तक चला था। इसका मतलब ये पहला ऐसा सत्र था जो स्वतंत्र भारत का हुआ था और कुछ समितियों के कार्यों पर इस पर चर्चा हुई। 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त को यानी 5वें सत्र में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये प्रारूप समिति, इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त को किया गया था। तो प्रारूप समिति के बारे में हमने अभी बात की थी। इसके 7 सदस्य थे, तो इसके क्या क्या काम थे वो हमने अभी देखा था। जो छठा सत्र है वो 27 जनवरी से 11 फरवरी तक चला। इसमें क्या क्या हुआ? लगभग 6 माह और 141 बैठकों के बाद 6 महीने में 141 बैठकें हुई। उसके बाद प्रारूप समिति ने संविधान का प्रथम जो मसौदा है वो संविधान के मतलब सभा के सामने पेश किया।
सातवां जो सत्र है वो 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक चला। सातवें सत्र में पहली बार जो संविधान का अंतिम जो प्रारूप है वो पेश किया गया। पहली बार संविधान को पढ़ा गया। इसका मतलब जो प्रथम वाचन था, संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? वो 7वें सत्र में हुआ। फिर 8वां सत्र 16 मई से 16 जून 1949 तक चला। इसमें संविधान को दूसरी बार पढ़ाया गया। मतलब संविधान का जो दूसरा वाचन था वो 8वें सत्र में हुआ। नौवां जो सत्र था वो 30 जुलाई से लेकर 18 सितंबर 1949 तक चला। इसमें राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी का प्रयोग कब तक होगा, इन चीजों पर चर्चा हुई। और आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद जो 10वां सत्र था वो 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान को और अधिक व्यवहारिक बनाने पर चर्चा हुई। 11वां जो सत्र था वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इसमें क्या क्या हुआ? 14 नवंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, इस तरीके का जो प्रस्ताव है वो सदन के सामने पेश किया। 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ उस संविधान को स्वीकार कर लिया गया। इस दिन को प्रस्तावना में, जो आज संविधान की प्रस्तावना है उसमें 26 नवंबर के दिन को संविधान को अपनाने, अधिनियमित करने और अंगीकृत करने के दिन के रूप में स्वीकार किया गया है। मतलब भारत के संविधान को कब अधिनियमित किया गया, कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकार किया गया, ये वो 26 नवंबर 1949 को किया गया। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 19 नवंबर 2015 के बाद से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को 2015 से मनाया जाता है। तो इसी तरीके से इसके कुछ और विशेष पॉइंट थे। जैसे कि एक विशेष पॉइंट ये था कि 11 सत्रों के बाद भी संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार करने के बाद भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। मतलब संविधान सभा एक बार और बैठी थी और उसमें राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। 26 जनवरी 1950 से लेकर पहले इलेक्शन जब भी होंगे उसमें जो सरकार बनेगी उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसके लिए जो संविधान सभा है उसको अंतरिम सरकार के रूप में चुन दिया गया। कुछ और आवश्यक तथ्य हैं वो क्या है कि संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में, यानी संविधान सभा की जो मोहर थी उस पर जो प्रतीक था वो क्या था? हाथी था। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे। अगर आपसे पूछे संविधान सभा के सचिव कौन थे तो HVR अयंगर थे। इसी तरीके से LN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। अब मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्टमैन, यानी इसमें कंफ्यूजन होता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन मुख्य प्रारूपकार जो थे वो LN मुखर्जी थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है वो भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, यानी जिन्होंने उनको कोलिग्राफर जो थे वो लिखा था। और ये इटैलिक शैली में लिखा गया था, यानी इंग्लिश में लिखा था, इटैलिक शैली में लिखा गया था। मूल संस्करण का सुंदरीकरण, यानी जो संविधान की मूल प्रति है उसको सुंदरता जो दी गई है, उस पर जो आकृतियां बनाई गई है वो किसने? शांति निकेतन कलाकारों में, जिनमें नंदलाल बोस और बीवर राम मनोहर सिन्हा जो थे वो प्रमुख थे, इन्होंने किया था। हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है वो वसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। सर BN राव जो है उनको संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब इसके बारे में कुछ सवाल आपके मन में होने चाहिए कि आखिर ये थे कौन, संविधान निर्माण के में इनकी क्या भूमिका थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये क्यों अलग थे, और सबसे बड़ी बात ये कि संवैधानिक सलाहकार होने के बाद भी BN राव को संविधान सभा का सदस्य क्यों नहीं माना गया। तो उसके बारे में हमने कहा था ये संवैधानिक सलाहकार है, मतलब ये है BN राव। तो BN राव के बारे में आपको कुछ सवाल हमने दिए। अभी हमने जितना भी हमने जाना उसके बारे में किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे पहले। तो संविधान सभा की जितनी भी अब तक कार्यवाही हुई उस कार्यवाही से रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है संविधान सभा के प्रथम सत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला सत्र हुआ था 9 से 23 दिसंबर तक चला था, उस सत्र के बारे में कुछ कथन है। पहला कथन है पहली बैठक में राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
तो पहला कथन गलत है, क्योंकि पहली ही बैठक में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो पहला गलत है। और दूसरा है, पहले ही सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? वो 13 दिसंबर को पेश किया गया था। इसका मतलब ये दूसरा जो है वो राइट है। संविधान सभा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। जो संविधान की सभा थी उसके संदर्भ में कुछ पॉइंट है। पहला है, स्वतंत्रता के बाद यह संप्रभु निकाय बन गई। ये ठीक है। यह एक विधायिका की तरह भी कार्य, माउंटबेटन योजना के बाद इनको विधायिका का काम भी दे दिया गया था। इसी तरीके से संविधान लागू होते ही यह अस्थायी संसद भी बन गई थी। यानी 24 नवंबर को आपने देखा, 24 जनवरी 1950 को ये कह दिया गया था कि ये अगले इलेक्शन तक अस्थायी सरकार यही रहेगी। इसी तरीके से कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। जैसे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल, ये भी ठीक है। वित्त एवं स्टाफ इनके जवाहरलाल नेहरू, ये गलत है, क्योंकि वित्त और स्टाफ जो था वो किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। इसी तरीके से प्रारूप समिति से संबंधित कथनों पर विचार करो। जो प्रारूप समिति थी उसके कुछ कथन है। पहला कथन है, यह किसी भी समिति के प्रस्तावों में संशोधन कर सकती थी। हाँ, ऐसा कर सकती थी। क्या करना था? सभी समितियों को अपनी रिपोर्ट प्रारूप समिति को सौंपनी थी, फिर प्रारूप समिति जो है वो उस पर संशोधन कर सकती थी। दूसरा, संविधान सभा प्रारूप समिति के सुझावों को मानने के लिए बाध्य नहीं थी। हाँ, ऐसा था। प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करना था, उसको संविधान सभा के सामने रखना था, फिर संविधान सभा उस पर चर्चा करेगी और फिर उस पर संशोधन के लिए बोलेगी। ऐसा था। तो दोनों पॉइंट जो हैं वो ठीक हैं। उसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, पहला ठीक है। यह 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया, ये भी ठीक है। इसने प्रस्तावना को वैचारिक आधार प्रदान किया, ये भी ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके प्रस्तुतकर्ता थे, नहीं, ये गलत है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसी तरीके से निम्नलिखित में से उद्देश्य प्रस्ताव का भाग नहीं था। उद्देश्य प्रस्ताव में इनमें से क्या नहीं था? तो संप्रभुता जनता में निहित होगी, पहला था। न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित की जाएगी, दूसरा भी था। शक्ति प्राधिकार, सरकार के सभी जो अंग हैं उनके स्रोत जो होंगी वो भारत की जनता होगी, सी भी था। यानी जो डी है, संसदीय शासन प्रणाली, इसका कोई जिक्र उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं था। अब इसी तरीके से जो वनडे एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया तो उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? 13 दिसंबर को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन दिया गया था, कब? 11 तारीख को। तो इसका मतलब क्या आएगा आंसर इसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के रूप में पहला सत्र कौन सा था? जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो जो पांचवा जो सत्र था वो 14 से लेकर 30 अगस्त तक चला था। इसका मतलब इसका आंसर आएगा जो पांचवा सत्र था वो स्वतंत्र भारत का पहला सत्र था। प्रारूप समिति का गठन कब और कौन से सत्र के दौरान हुआ? तो प्रारूप समिति जो है उसका गठन 5वें स्वतंत्र सत्र में हुआ था, 29 अगस्त को। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मौलिक अधिकारों से था? तो मौलिक अधिकारों से जो है सलाहकार समिति जो थी, परामर्शदाता समिति जो थी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, उसका इससे संबंध था। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो BN राव इसके सदस्य नहीं थे। वो संवैधानिक सलाहकार तो थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसी तरीके से संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को, यानी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुने गए? कृष्णामाचारी जो थे वो दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए थे। 2 उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी और कृष्णामाचारी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त हुआ? जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप को दूसरी बार कब पढ़ा गया? दूसरा वाचन कब था? 8वें सत्र के दौरान था। 7वें सत्र में पहला वाचन था और 8वें सत्र में दूसरा वाचन था। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया। संविधान को कब अपनाया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया? तो वो 26 नवंबर
1949 को, 26 नवंबर 1949 को। तो अब तक हमने देखा कि संविधान सभा को हमने पढ़ लिया, प्रक्रिया में जो उद्देश्य था यानी उद्देश्य प्रस्ताव को हमने इसमें जानना, कार्यवाही जो थी इसके बारे में हमने बात की। अब बचा स्रोत, तो स्रोत के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, क्या था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ये क्यों अलग थे, और स्रोत के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।